जय हिंद दोस्तों। सनराइज करियर एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है। और एक सभी छात्रों के लिए जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि 2.25 साल बाद भारतीय सेना की वैकेंसी आ रही है और इस भर्ती की प्रक्रिया अगस्त से चालू हो जाएगी। तो जिन छात्रों का सपना है भारतीय सेना में जाने का और भारतीय सेना में देश की रक्षा करने का, वह सब तैयारी में लग जाएं। आगामी 5 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। जैसा कि अभी सूत्रों के हिसाब से जैसे पता चल पा रहा है, हेडक्वार्टर के हिसाब से जैसे पता चल पा रहा है, तो आप सभी लोग जिनकी उम्र 17.5 साल है, हाइट 169 है, आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं। बहुत अच्छा मौका आने वाला है। पूरे देश में हर जिले से आर्मी की नौकरी या आर्मी की वैकेंसी रैली निकलने वाली है। अपने अपने एआरओ को देखते हुए तैयारी कीजिए। चलिए, ये जो हमारा आज की सीरीज है, ये मैं रोज सीरीज इस तरीके से लाऊंगा जो हमारे एकेडमी का, सनराइज करियर एकेडमी के जो छात्र हैं, स्पेशल उनके लिए है। बाकी छात्र भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सनराइज करियर एकेडमी का जो बैच 1 है, उनका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। और आगामी यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंक, पीओ और यूपी पुलिस, इन सब के लिए जो एक जीके जीएस होता है, जो स्टैटिक जीके होता है, जो कभी नहीं खत्म होता है और ना कभी चेंज होता है, इसकी मैं सीरीज ला रहा हूँ। प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और इनको पढ़कर, नोट्स बनाकर आप अपने आप बोल सकते हो जीके जीएस को सुदृढ़ करिए। मैंने बहुत छात्रों से सुना है कि जीके जीएस बोलते हैं कि याद नहीं होता है, कैसे करें, भूल जाना होता है। देखिए, जीके जीएस के लिए आपको सबसे पहले बेहतरीन किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप थोड़ा-सा हायर लेवल की किताबें पढ़ें और कहानी के रूप में पढ़ें और उनके नोट्स बनाएँ। और नोट्स बनाने के बाद उनका निरंतर रिवीजन करते रहें, बार-बार रिवीजन करते रहें। और अगर बार-बार रिवीजन करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ज़बान के टिप में होगा पूरा जीके के जीएस। चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जैसे आज इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए, बढ़ते हैं। सबसे पहले झील देख लेते हैं। झील बहुत पूछा करता है। माला ताला झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। माला ताला झील उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड एक राज्य है जो यूपी से हमारा बनाया गया था। यूपी से सन 2002 में काटकर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। देवताल झील, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल झील, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और खुरपाताल झील, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड से इतनी सारी झील आपकी आ गई हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तराखंड में नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, ये सब पाया जाता है। और उत्तराखंड सन 2000 में हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है। उत्तराखंड नेपाल और चाइना से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। आगे बात करते हैं। आगे इसमें बात करते हैं, जैसे देखिए, हुसैन सागर। हुसैन सागर झील है। अब हुसैन सागर की बात करें, हुसैन सागर झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से सन 2014 में एक राज्य बनाया गया है जिसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अब आंध्र प्रदेश का नाम आया है, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश हमारा, अगर ऐसे भारत की बात करें, तो ये इस तट पे आता है, बंगाल की खाड़ी में साझा करता है अपनी बाउंड्री। और आंध्र प्रदेश के सामने जो तट है, अगर उसकी हम बात करें, तो वो कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी के ऊपर। और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, जो कि एक लगून झील है और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। आगे बात करें, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, ये नमकीन झील है। नागिन झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, जम्मू कश्मीर का नाम आया है, तो देखिए, जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है। सन 2019 में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा के जम्मू कश्मीर, जो एक बहुत बड़ा रीजन था, उसके 2 भाग किए गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सन 2019 में हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 थी और सन 2020 में दमन और दीव, दादर और नगर हवेली को विलय करा दिया गया। नतीजा, हमारी अब वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सब जो झील है, ये कहाँ की है हमारी? ये झील है हमारी कहाँ की? आपकी जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील राजस्थान की। राजसमंद झील कहाँ की है? राजस्थान की। पिछौला झील राजस्थान की है। चलिए
आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सांभर झील, सांभर झील कहाँ की है? राजस्थान की है। जयसमंद झील, ये भी राजस्थान की है। फतेह सागर झील, ये भी राजस्थान की है। डिडवाना झील राजस्थान की है। और ये कौन सी झील है? लून कर्णसर झील, ये भी कहाँ की? राजस्थान की है। अब देखिए एक झील और आती है ढेबर झील, ये भी राजस्थान में है, ढेबर झील। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। सांभर झील से हमारे भारत का 40% नमक उत्पादन होता है और भारत की सबसे खारी झील सांभर झील है। ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बोल सकते हो यहाँ पे। और राजस्थान में थार का मरुस्थल है और थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है। पूरा थार का मरुस्थल 60% भारत में है और 40% पाकिस्तान के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात ताल झील, सात ताल झील ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और राकस ताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आए समझ में। उत्तराखंड से बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जैसे गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, दोनों ही बड़ी नदियां हैं और उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र बनाती हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। आगे आगे बढ़ेंगे। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील ये कहाँ पे है हमारा? वेम्बनाड झील हमारा केरल में है और केरल में ही हमारा अ, ये वेम्बनाड झील कैसी है? लगून झील है, खारे पानी की झील है। और यहीं पर एक अष्टमुड़ी झील है। ठीक है, मसालों के लिए जाना जाता है हमारा केरल। आगे बढ़ते, पेरियार झील भी कहाँ पे है? केरल में है। और ये अरब सागर में अपनी तटीय रेखा बनाता है। और जो तट है केरल के बगल में, जो तट है अरब सागर में, जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे भारत की बाउंड्री है तो यहाँ पर कहीं केरला है और इस गोवा से लेके ये कन्याकुमारी तक इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोनार झील, लोनार झील हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जब भी महाराष्ट्र का नाम आता है ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक पालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा। पालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, नो सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है। महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा है और भोरघाट दर्रा है। भोरघाट दर्रा पुणे और मुंबई को जोड़ता है और थालघाट दर्रा जोड़ता है आपका मुंबई और नासिक को। और नासिक नाम आया है तो ध्यान दीजिएगा, नासिक वह जगह है जहां पर महाकुंभ लगता है, जो 12 वर्ष बाद एक जगह पर आता है। और हमारे देश में ऐसी जगह है जहां पर महाकुंभ लगता है। एक नासिक है, नासिक से ऊपर जाएंगे उज्जैन है, उज्जैन के ऊपर जाएंगे हरिद्वार, प्रयागराज है, प्रयागराज से ऊपर जाएंगे हरिद्वार। एक जगह जहां पर कुंभ आ जाता है उसी जगह पर दोबारा आता है एक 12 साल बाद। आगे बात करते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साझा झील है, लगून झील है, ये खारे पानी की झील है। लौकतक झील, लौकतक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। ये जो लौकतक झील है ये कहाँ पे है? मणिपुर में। अच्छा, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी लौकतक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जिसका नाम है कैबू लामजाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्या नाम है? कैबू लामजाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं हम? कैबू लामजाओ। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। चिलिका झील, चिलिका झील, चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब उड़ीसा का नाम आया है। उड़ीसा कौन से समुद्र में अपनी बाउंड्री बनाता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपनी समुद्री रेखा बनाता है। और यहीं पर है भीतरकनिका राष्ट्रीय अभयारण्य जहां पर ऑलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं डल झील। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। और क्या बैरीनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इतिहास के प्रश्नों में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था, तभी से हमारे देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526। और ये मुगल साम्राज्य कब तक चला? ये चला 1857 तक। और 1858 के बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको रंगून जेल भेज दिया गया था, म्यांमार, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं से मुगल साम्राज्य खत्म हो गया था। खनवा की लड़ाई, खनवा की लड़ाई किसके साथ? बाबर ने मेवाड़ के राणा शुंग और उसके सहयोगी के साथ ये लड़ाई की थी। ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान के संयुक्त बलों को हराया था। यहाँ पर बाबर एक बहुत बड़े राजा थे और लड़ना बहुत अच्छा जानते थे। आगे बात करते हैं।
चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ध्यान दीजिएगा, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं चला गया था अफगान, शर्मिंदा होके। और आपको एक चीज बात करें, जब भी शेर शाह सूरी का नाम आता है हमारे देश में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराने वाला कौन था? शेर शाह सूरी था। और आपको बता दें, एकदम पूरी प्लानिंग से राज्य को चलाने वाला कौन है? शेर शाह सूरी। चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी, हुमायूं का। अब हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, आए समझ में? आगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब है? 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब है? कब हो रही है? 1556 में। अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था 1556 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। थानेसर की लड़ाई, किसकी लड़ाई? थानेसर की लड़ाई। अब थानेसर की लड़ाई की बात करेंगे, देखो थानेसर की लड़ाई 1567। थानेसर की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई है? अकबर ने ध्यान दीजिएगा, अकबर ने सन्यासियों के दो प्रतिद्वंदी समूह को हराया था। अकबर एक बहुत बड़े राजा थे। जब अकबर ने गुजरात को जीता, आक्रमण करके गुजरात को जीता, तो उसकी खुशी में उन्होंने आगरा में 31 किलोमीटर दूर है वहां से फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बनवाया था क्या? उन्होंने बनवाया था ताजमहल। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने क्या बनवाया था? ताज ना, अरे ये बिल्कुल गलत बोल रहा हूं मैं, ताजमहल थोड़ी बनवाया था उन्होंने। अकबर ने जब गुजरात विजय किया था, गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। ताजमहल बोल रहा हूं, देख रहे दिमाग कहीं और है। ताजमहल नहीं बनाया था, क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। अब बुलंद दरवाजा, कई बार ये प्रश्न पूछा था, बुलंद दरवाजा कहां पे है? फतेहपुर सीकरी। अब बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया? गुजरात विजय पर बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं। तुकरोई की लड़ाई, अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद समूहगढ़ की लड़ाई, औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को हराया था। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाजवा की लड़ाई, ये इसमें क्या हुआ है? औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराया था। ठीक है, औरंगजेब बहुत प्रतापी राजा था। सराई घाटी की लड़ाई 1671 में अहोम साम्राज्य के लाची बोरूपखान ने राम सिंह के नेतृत्व वाला मुगल सेना को हराया था। आगे बढ़ते, करनाल की लड़ाई। करनाल की जो लड़ाई है 1739 में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे सहित मुगल खजाना लूट लिया था। चलिए, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करें, हमारा जो भारत है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो भारत है, ये ऐसे करके हमारा भारत है, ऐसे ये पूरा हमारा भारत, अगर थलीय रेखा देखा जाए, थल की रेखा यानी मिट्टी वाली रेखा, यानी जिसमें देश अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं बिना जल के, तो वो है कितना? वो है हमारी लगभग लगभग हमारी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से, अगर आप जो है पाकिस्तान से, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए, चाइना होते हुए, ये इधर नेपाल और भूटान और फिर बांग्लादेश तक आएंगे, तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और अगर जल की बात करें तो जलीय रेखा कितनी है? देखिए, जलीय रेखा दो तरीके से है, एक मुख्य भूमि और एक द्वीपों को मिला के। तो मुख्य भूमि है 6100 किलोमीटर और जो द्वीप को मिलाएंगे तो 7512 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री देखिए क्या है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की जो रेखा है वह कितने लंबी है? 4096.7 किलोमीटर। अब बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर को बोलते हैं शून्य रेखा। क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। या फिर शून्य रेखा नहीं आएगा तो क्या? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्व पाकिस्तान था और पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा क्या बोलते थे? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब कौन कौन से देखिए हमारे राज्य जुड़ते हैं? हमारे राज्य जुड़ते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी बोल सकता है कि भारत के साथ कौन सा देश सबसे ज्यादा सबसे लंबी रेखा बनाता है? वो है बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैप में देखने में लगता है कि चाइना है सबसे ज्यादा लंबी रेखा बना रहा है, लेकिन चाइना नहीं है। कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, जिगजैग रेखा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। चीन की बात करें तो भारत और चीन की रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जो कि 3488 किलोमीटर है। और इसमें कितने राज्य टच होते हैं? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा और ये जो है 3323 किलोमीटर लंबी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को यह ज्वाइन करती है। रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर की रेखा बनाता है और इसके साथ हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड राज्य जुड़ते हैं। ठीक है, आगे बात करें। म्यांमार,
देखिए म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है और हमारे भारत से 1935 में यह अलग हुआ है। हमारे भारत से 1935 में यह अलग हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा ज़रा इसको, ठीक है? अच्छा कौन-कौन से राज्य से रेखा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम व मणिपुर, ठीक है? म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है, अच्छा दोस्त है, हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भूटान की बात करें 699 किलोमीटर की, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? और आपको बता दें हमारा सिक्किम, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से देशों से घिरा हुआ है, 3 तरफ से देशों से घिरा हुआ है, ठीक है? आगे बात करें अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की लंबी रेखा बनाता है। अफ़गानिस्तान आपको बता दें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की जो नाम है उसका नाम है डुरंड रेखा। ये जम्मू कश्मीर तो अब नहीं बोल सकते, लेकिन अब किसको बोलेंगे? लद्दाख, क्यों? क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए ना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से अपनी बाउंड्री टच करता है, 106 किलोमीटर लंबी, पाक अधिकृत कश्मीर को घेरे हुए है। आगे बात करें, कुछ और देख लेते हैं ज्योग्राफी के टर्म्स। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर से लेके ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को जाती है और उधर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और सुंदरवन का डेल्टे में जो जंगल है उसे बोलते हैं मैंग्रोव जंगल। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं वहाँ पे और सागवान की बहुत अच्छी किस्म पाई जाती है वहाँ पे। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी में जल विवाद चल रहा है, किसका किसका? केरला और तमिलनाडु में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी? सिंधु नदी। अच्छा, पंजाब दो है, एक पाकिस्तान का, एक भारत का। अच्छा, अब बात करते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है अरब सागर में? नर्मदा नदी। लेकिन खाली नर्मदा नहीं है, नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है, साबरमती है, माही है, पेरियार है, ये सब नदी कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। आगे, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों नदियां मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो एक उत्तर की ओर बहती चली जाती है, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच होते हुए और गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाती है। और एक दूसरी क्या है? मानसरोवर झील से बहते हुए पूरब की ओर जाते हुए और फिर अरुणाचल प्रदेश से, असम से और बांग्लादेश में बहते हुए सीधे कहाँ जाती है? ये जाती है सीधे बंगाल की खाड़ी में। कावेरी जल विवाद, देखिए मैंने आपको बताया था ना, कावेरी जल विवाद कहाँ पे है? कर्नाटका और तमिलनाडु। इसमें केरल में भी जल विवाद है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन केरल में भी जल विवाद है। आगे, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसको। और आपको बता दें, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये तो जानते हैं कि कोसी नदी अपना रास्ता बदलती है और बिहार का शोक है, लेकिन क्यों बदलती है? देखिए, हमारा जो भारत था वो गोंडवाना धरती का हिस्सा था और वो आगे खिसक खिसक के आपको बता दें तिब्बत के पठार से टकराया। नतीजा, उसका अग्रभाग, ये वाला भाग धंसा और ये वाला भाग धंसने की वजह से यह तिरछा हो गया और पृष्ठभाग, ये वाला भाग उठ गया। नतीजा, आज भी यह आगे की तरफ गतिमान है, 5 mm प्रति वर्ष यह आगे की तरफ खिसकता है। नतीजा, और आगे की तरफ धंसता चला जाता है और कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी ओडिशा का शोक है? तो ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। चलिए अब कुछ क्रांति की बात कर लेते हैं, बहुत प्रमुख क्रांति है, एग्जाम में पूछा जाता है, फसल और ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं इसमें, हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, जितना भी खाद्यान्न उत्पादन करना है अत्यधिक मात्रा में, उसमें हरित क्रांति है। और हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो टारगेट रखा गया, वो टारगेट कौन सा? गेहूं और चावल का उत्पादन। गेहूं और चावल का उत्पादन, क्योंकि गेहूं और चावल ही एक ऐसा जो रोजमर्रा के खाद्यान्न में आता है, इसलिए इसमें क्या किया गया? खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा लक्ष्य रखा गया। और आज हमारे भारत में इतना अनाज है कि अगर पूरे विश्व में अकाल पड़ जाए तो हम पूरे विश्व की 900 करोड़ जनसंख्या को 3 टाइम का भोजन 6 महीने तक खिला सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे, श्वेत क्रांति। देखो, श्वेत होता है सफेद और सफेद मतलब दूध होता है, तो श्वेत क्रांति किस लिए लाई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। किस लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कौन करता है? भारत करता है, ठीक है? नीली क्रांति। देखो, नीला होता है पानी और पानी में होती है मछली, यानी मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी? नीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं, भूरी क्रांति। देखो, खाद खाद कैसी होती है? भूरी होती है ना, मिट्टी के रंग की। तो भूरी क्रांति यानी उर्वरक क्रांति से यह संबंधित है, उर्वरक क्रांति, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, रजत क्रांति, सिल्वर। रजत क्रांति में क्या होगा? अंडा उत्पादन के लिए, सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, पीली क्रांति। पीली, अच्छा, पीला क्या होता है? दाल होता है ना, तिलहन। तिलहन
ठीक है ना? नो सॉरी, पीला क्या होता है? तेल होता है ना? सरसों का तेल कैसा होता है? पीला। रिफाइंड कैसा होता है? पीला। पीला यानी तिलहन का उत्पादन के लिए, तिलहन जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया और सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, इन सब के उत्पादन के लिए, तेल निकालने के लिए क्या करना है? पीली क्रांति। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किस लिए? बायोडीजल उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति किस लिए? बायोडीजल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति, लाल क्या होता है? टमाटर। मांस भी क्या होता है? लाल। तो टमाटर और मांस उत्पादन के लिए कौन सा? लाल क्रांति का लाया गया। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, बादाम क्रांति, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति के लिए मसाला उत्पादन के लिए लाया गया था। आपको पता है हमारे भारत देश एक ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है कि हमारे भारत में अत्यधिक मात्रा में उत्तम क्वालिटी का मसाला उत्पादन होता है। आया समझ में? तो इसीलिए और भी मसाला उत्पादन हो सके, बादामी क्रांति लाई गई थी। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना आई थी, नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। इंद्रधनुष्य क्रांति, जब सभी क्रांतियों को जोड़ दिया गया तो वो क्या बन गई? इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और 16 महाजनपद में आ जाते हैं। 16 महाजनपद याद है? 16 महाजनपद। पहला कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर। उसके बाद क्या है? गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ आज क्या बोलते हैं? दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं शूरसेन, शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। अब उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? मथुरा। आगे बढ़ते हैं, मत्स्य, मत्स्य क्या था? राजधानी विराटनगर। अवंती मध्य प्रदेश में, उज्जैनी इसकी क्या थी? राजधानी। अश्मक, राजधानी क्या था? पोतन या पोटरी, और अस्मक क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी 16 महाजनपद में से एक था। आगे बात करें, आठवां क्या था हमारा? पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कांपिल्य। और कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या फिर कुशावती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावापुरी। ठीक है, आगे बात करते हैं, काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, और वाराणसी उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम शहर, सबसे प्राचीनतम धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है। मगध की राजधानी राजगृह या गृहव्रज। वज्जी की राजधानी वैशाली। अंग की राजधानी चंपा। ठीक है दोस्त, बनाते जाइए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगामी लिख के देता हूं, आगामी जितने भी आपके एग्जाम आएंगे इस 100 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन तो बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, अच्छा, चेदी, चेदी वंश की मगध वंश की बात करें तो ये कहाँ था? शक्तिमती, ये राज्य क्या था? शक्तिमती राजधानी है इसकी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत से बाहर जनपद जो थे, जो भारत से बाहर थे, 16 जनपद तो हो गए, लेकिन भारत से बाहर ऐसे जनपद थे जैसे कंबोज और गांधी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हमारा पीडीएफ जो है समाप्त हुआ। इसमें 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है। करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।